हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जाना कि हिंदूज होते कौन हैं। आज शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से और मैरिजेस के टाइप और उसके एसेंशियल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू लॉ में शादी एक बहुत पवित्र रिचुअल होता है और एक रिलीजियस बॉन्ड होता है दोनों पार्टीज के बीच में। हिंदू लॉ में शादी केवल बच्चे के जन्म के लिए ही नहीं करी जाती है, लेकिन रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटीज पूरी करने के लिए और पिता को उनके डेट्स से भी फ्री करने के लिए जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार कुछ एसेंशियल्स या कंडीशंस होते हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। पहला, कि शादी के वक्त एक लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि शादी के समय कोई भी एक इनकैपेबल ना हो वैलिड कंसेंट देने के लिए। अगर कैपेबल हो भी तो भी वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर ना रहा हो और अनफिट हो शादी या बच्चे को जन्म देने के लिए, या उसके इंसैनिटी के अटैक्स ना आते हों कुछ कुछ अंतराल पे। तीसरा, जो दुल्हा है उसके 21 साल पूरे हो जाने चाहिए और दुल्हन के 18 शादी के वक्त। चौथा, शादी निषेध डिग्री में नहीं होनी चाहिए अनटिल वो कस्टम या यूवेज के हिसाब से ना हो। और पांचवा, पार्टी सपिंडा ना हो, मतलब सेम ब्लड लाइन के ना हो। सेक्शन 7 जो है वो हिंदू विवाह के सेरेमनीज के बारे में बताता है। जो एक हिंदू लॉ में शादी है वो किसी एक पार्टी की कस्टमरी राइट्स के हिसाब से होनी चाहिए। वहां जहां सप्तपदी इंक्लूडेड है उन राइट्स और रिचुअल्स में, वहां सातवां स्टेप लेते ही मैरिज कंप्लीट मानी जाती है। अब जानते हैं हिंदू मैरिज के टाइप्स के बारे में। पहला है वैलिड मैरिज, दूसरा वॉइडेबल मैरिज और तीसरा वॉइड मैरिज। तो वैलिड मैरिज परफेक्टली लीगल मैरिज होते हैं और उसमें सेक्शन 5 के सभी कंडीशन फुलफिल हो रहे होते हैं। तो वैलिड मैरिज के बाद वो पति पत्नी कहलाते हैं। वहीं वॉइडेबल मैरिज में किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो मैरिज को अवॉइड कर सके। अगर उनमें से कोई एक भी उसको अवॉइड कर दे तो वो वॉइड मैरिज हो जाता है, और अगर ना करे अवॉइड तो वैलिड मैरिज ही रहता है। तो वॉइडेबल मैरिज के कुछ कंडीशंस है। पहला, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दूसरा, चाइल्ड मैरिज। तीसरा, इम्पोटेंसी। चौथा, फ्रॉड या फोर्स। पांचवा, प्री मैरिज प्रेगनेंसी किसी और आदमी से जो कि हस्बैंड ना हो। और आखिरी में वाइड मैरिज। वो मैरिज होते हैं जो मैरिज शुरुआत से ही नहीं होते हैं, इनमें पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बनते और अनमैरिड ही कंसिडर करे जाते हैं। वाइड मैरिज के कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे पहला, सपिंडास के बीच में मैरिज। दूसरा, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में मैरिज। तीसरा, बाइगैम। चलिए अब एक एक करके वाइडेबल मैरिज के कंडीशंस के बारे में जानते हैं। तो पहला है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब कोई पार्टी साउंड माइंड की ना हो। दूसरा, चाइल्ड मैरिज। अगर कोई एक पार्टी भी या दोनों पार्टी एक प्रिस्क्राइब्ड एज से कम हो, मतलब कि लड़का अगर 21 साल से कम और लड़की 18 से कम हो, तो वो जो माइनर था शादी के वक्त वो मेजर होने के बाद 2 साल के अंदर मैरिज अवॉइड कर सकता है। अगर लड़का माइनर था तो वो 23 साल का होने से पहले पहले, और लड़की तो 20 साल की होने से पहले पहले तक। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 के अंतर्गत होता है और ये हर रिलीजन पे इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक सेक्युलर लॉ है। तीसरा, इम्पोर्टेंसी, मतलब मैरिज कंसुमेट ना हुई हो दो पार्टीज के बीच में और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ना हुआ हो फिजिकल या मेंटल रीजंस के कारण। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे को जन्म ना देने की क्षमता स्टेरिलिटी होती है, ना कि इम्पोर्टेंस। चौथा, फोर्स या फ्रॉड, मतलब किसी एक पार्टी से जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना, उसको फोर्स कहते हैं, जैसे कि धमकी देके या बंदूक की नोक पे। वहीं फ्रॉड में किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाना, जैसे कि स्वास्थ्य, फैमिली बैकग्राउंड, उम्र, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इत्यादि। फ्रॉड के केस में 1 साल के अंदर अंदर मैरिज अवॉइड करनी होती है फ्रॉड के डिस्कवरी होने के बाद। पांचवा है प्री मैरिज प्रेगनेंसी, वो भी किसी दूसरे पुरुष से जो उसका हस्बैंड नहीं है और हस्बैंड को उसकी नॉलेज ना हो शादी के वक्त। तो इस केस में शादी के 1 साल के अंदर अंदर वो मैरिज अवॉइड कर सकता है हस्बैंड। अब वाइड मैरिज की कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले है सपिंडा रिलेशनशिप में शादी। सपिंडा मतलब सेम ब्लड लाइन सेम फ्लैश, वो भी पिता के साइड से 5 जनरेशन तक और माँ के तरफ से 3 जनरेशन तक। जो पार्टी कंसर्न होती है उसको पहला जनरेशन माना जाता है और उसके ऊपर की तरफ जोड़ा जाता है वो जनरेशन।
दूसरा है प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, जैसे कि एंसेस्टर्स में, जैसे माँ बेटा, पिता बेटी, दादा पोती, नाना पोती एटसेट्रा। दूसरा इन लॉज में, जैसे ससुर बहू, सास दामाद एटसेट्रा। तीसरा भाई बहन में, जैसे हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूट्रेन ब्लड या एडॉप्टेड भाई बहन भी। हाफ ब्लड मतलब पिता का खून एक होना चाहिए। फुल ब्लड मतलब दोनों माँ पिता का खून एक होना चाहिए। और यूट्रेन ब्लड मतलब माँ का खून एक होना चाहिए। चौथा है और किसी क्लोज रिलेशन में, जैसे चाचा भांजी, भाभी देवर, कजिन, चाची भतीजा इत्यादि। तीसरा और लास्ट में आता है बाइगैमी, यानी पहले लिविंग वैलिड मैरिड पार्टनर के होते हुए दूसरी शादी। अब अंत में जान लेते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। तो सेक्शन 16 बच्चे की लेजिटिमेसी की बात करता है। एक वैलिड मैरिज से जो बच्चा होता है वो लेजिटिमेट होता है और वो पेरेंट्स या दूसरे रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। वहीं वॉइडेबल और वॉइड मैरिज के भी बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन केवल पेरेंट्स की संपत्ति इनहेरिट कर सकते हैं। अफेयर, प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री इत्यादि से पैदा हुए बच्चे इलेजिटिमेट होते हैं और केवल वो माँ से ही संपत्ति इनहेरिट कर सकते हैं, ना पिता से नहीं। सेक्शन 7 जो है वो सेरेमनीज रिचुअल सब की बात करता है। सप्तपदी के केस में अगर किसी पार्टी में वो रिचुअल या कस्टम है तो ये एसेंशियल होगा, अन्यथा सप्तपदी एसेंशियल नहीं होता है। सेक्शन 8 बात करता है मैरिज के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये ऑप्शनल या कंपलसरी होता है स्टेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और ये पेनल्टी भी अट्रैक्ट कर सकती है अगर रजिस्टर ना करवाई जा सके, जहां ये कंपलसरी है। ये एक मैरिज प्रूफ की तरह काम करता है और ये कई क्राइम्स होने से भी रोकता है, जैसे डाउरी, डेथ, वुमेन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। सेक्शन 9 बात करता है कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन की। ये स्ट्रेंज स्पॉसेस को एक साथ लाने की एक पॉजिटिव रेमेडी है, ताकि वो अपना घर वापस से बसा सकें, साथ में रह सकें। इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एक स्पॉस ने दूसरे के समाज से विड्रॉ कर दिया हो, मतलब दूसरे को अबेंडन या छोड़ दिया हो, फिजिकली या मेंटली। फिजिकली मतलब दोनों अलग रह रहे हों, और मेंटली मतलब फास्ट तो रह रहे हों लेकिन मन ही मन दूसरे को छोड़ दिया है, जैसे बात ना करते हो इत्यादि। और ये विड्रॉल बिना किसी रीजनेबल कॉज के हो और अबेंडेंड स्पॉस को कोई दोष ना हो, तो जो अबेंडेंड स्पॉस है वो ये रिमेडी अवेल कर सकता है या सकती है। रीजनेबल कॉज में आते हैं क्रुएल्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एब्यूजिव नेचर इत्यादि। और नॉन रीजनेबल कॉज में आते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी, सास ससुर का एक साथ में रहना, छोटी मोटी नोकझोंक इत्यादि। जो स्पॉस अबेंडन करता है वो ये रिमेडी अवेल नहीं कर सकता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अनुसार ये माना जाता है कि अदालत में साफ सुथरे हाथों से जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में जाना। तो कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। विदिकपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। विदिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।